प्यारे बच्चों, कल आपने पढ़ा राष्ट्र का स्वरूप और उसके संदर्भ में आपसे प्रश्नोत्तरी भी की। आगे कुछ शेष जो रह गया था उसके भी प्रश्नोत्तरी आज आपको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लो और लिख लो। सूक्तिपरक वाक्यों के विषय में आज विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे, वही आपको देखना है और अपने ये पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। अपनी कॉपी में सारी चीज़ें नोट करते जाएं, जिससे कि आगामी समय में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसका विशेष ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों, और साथ में अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहें, यही आपसे हमारा कहना है। आप स्वस्थ रहें और अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें। प्यारे बच्चों, कल हम और आप पहला पाठ पढ़ रहे थे राष्ट्र का स्वरूप, और उसके लेखक थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आज कुछ सूक्ति परक हमारी सूक्तियाँ हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। जैसे आता है, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। अब इसमें हमें बताना है, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, तो इसका संदर्भ तो वही होगा पूर्ववत। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। वही आपका पूर्ववत कहना चाहिए संदर्भ रहेगा। तो इस सूक्ति में भूमि को माता तथा उसके निवासियों को पुत्र मानकर राष्ट्रीय एकता की कल्पना की गई है। अब इसको हम व्याख्या के रूप में लिखेंगे कि जैसा माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण प्यार दुलार करती है, फिर भी उसे श्रद्धा से नमन हम तभी करते हैं। वैसे ही धरती माता हमें अन्न जल वस्त्र सारे भोज्य सामग्रियाँ हमको प्रदान करती है। उसकी रज में खेल कूद कर हम लोट पोट कर बड़े होते हैं। तो हमारी वायु सांसें लेना, इस प्रकार धरती माता भी अपने अन्न जल एवं वायु से हमें पालती पोसती और हमारी परवरिश करती है। हम नागरिकों का भी यही पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम धरती को अपने माता के समान समझें तथा स्वयं को उसका आज्ञाकारी पुत्र मानें। उसकी रक्षा हेतु हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें और उसके हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहें। यह मानव मात्र अपनी धरती माता के प्रति ऐसा पूज्य भाव हमें हर नागरिक के अंदर होना चाहिए, तभी सच्ची राष्ट्रीयता विकसित होगी, क्योंकि इस पूज्य भाव को ही राष्ट्रीयता की कुंजी कहा जाता है। अब दूसरा आपका आता है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये गामें हैं। अब इसके विषय में आपका संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा। श्रद्धा भाव को एक दृढ़ संदेश बंधन में बांध देता है। यह हमारा प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा। इस तथ्य को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें भूमि पर निवास करने वाले जन जब तक भूमि के प्रति भावात्मक लगाव से युक्त नहीं होते, तब तक भूमि से उसका संबंध जड़ और संवेदनशून्य रहता है। किंतु जब जन सोचता है कि यह पृथ्वी माँ के समान ही मेरा पालन पोषण करती है, उसके भौतिक वैभव से मेरा जीवन सुखी और प्रगतिशील बनता है, तो स्वतः ही माता पृथ्वी के सम्मुख यह प्रणाम भाव से झुक जाता है। इसी श्रद्धा की भावना के कारण भूमि और जन के बीच एक अटूट संबंध जन्म लेता है। मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की भावना इसी संबंध से प्रेरित हुआ करती है। अतः भूमि और जन के बीच माता और पुत्र का संबंध ही राष्ट्रीय भावना की आधारशिला मानी गई है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की भूमि के प्रति जन के आदर्श संबंध को लेखक ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अब अगला एक और बनता है, जिसे हम बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध माने धड़ मात्र, कबंध मात्र माने हैं धड़ मात्र है। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो संदर्भ वही पूर्ववत होगा। प्रस्तुत सूक्ति श्री वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित देवंत राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है।
लेखक संस्कृति विहीन समाज को निर्जीव बताता है, मतलब जो ना ये आपका पसंद हो जाएगा। अब इसकी हम जब व्याख्या लिखेंगे अपने शब्दों में तो लिखेंगे, मानव शरीर में मस्तिष्क का स्थान सर्वोपरि है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि सिर कट जाता है और शेष धड़ तो व्यर्थ है उसका। इसी प्रकार जन से यदि उसकी संस्कृति विमुक्त कर दी जाए तो वह भी निर्जीव शव जैसा ही हो जाता है। संस्कृति ही मनुष्य की जीवनता का प्रमाण होती है। संस्कृति के अभाव में जन जिस विहीन शरीर के तुल्य होता है, मानव मस्तिष्क संस्कृति है। यदि संस्कृति अलग कर दी जाए तो जन कबंध धड़ मात्र रह जाएगा। अब इसमें संस्कृति को जन्म का मस्तिष्क कहा गया है। जब तक जन का मस्तिष्क है तब तक कहना चाहिए सब कुछ सही है, और मस्तिष्क को अगर अलग कर दिया जाता है तो उसी को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त है और जीवन व्यापी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है इसमें। अब अगला है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। तो विटप से तात्पर्य है वृक्ष से, तो संदर्भ वही पूर्वक, प्रसंग में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो राष्ट्र का स्वरूप से लेखक संस्कृति को मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बताता है। अब इसको हम जब लिखेंगे व्याख्या रूप में तो लिखेंगे, वृक्ष के अनेक अंग होते हैं जिसमें तना, शाखाएं, पत्ते आदि, किंतु इनमें सर्वोत्तम और सुंदरतम उसके फूल होते हैं। वृक्ष में स्थित सौंदर्य का सारा पुष्प के रूप में व्यक्त हुआ करता है। इसी प्रकार मानव जीवन की सर्वोत्कृष्टता, सुंदरतम वस्तु उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति में जन के शारीरिक श्रम और मानसिक सुरुचियों का भव्य संगम हुआ करता है। संस्कृति मनुष्य के श्रेष्ठतम रचना कौशल की, विचारों और परंपराओं की और उसके सौंदर्य बोध की सहज अभिव्यक्ति हुआ करती है। इसलिए लेखक ने संस्कृत को जीवन रूपी वृक्ष कहा है, जो कि पुष्प बताया गया है। पुष्प माने फूल से है। वृक्ष के साथ जब पुष्प नहीं होते हैं तो वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो वृक्ष में पुष्पों का होना और फलों का लगना ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेखक ने थोड़ी सी शब्दों में अपनी बात को संस्कृति, जन संस्कृति के महत्व को प्रस्तुत कर दिया है। अब है, इसमें आता है, भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो कैसे बनता है, तो इसको लेखक ने बताया है। इसमें लेखक ने राष्ट्र का स्वरूप निर्मित करने के लिए 3 भागों को लिया है और तीनों अंगों का स्थान और महत्व है। राष्ट्र के लिए 3 अंग का होना बहुत ही अनिवार्य है। एक निश्चित भूखंड, मतलब जमीन, धरती, जिस पे सभी हम लोग निवास करते हैं, और उसमें रहने वाले मनुष्य और उन मनुष्यों का एक मिलीजुली संस्कृति। संस्कृति माने कार्य व्यवहार करने का जो संस्कार होता है, लोक व्यवहार जिसे हम कहते हैं, अनिवार्य होना है। भूमि राष्ट्र की सत्ता का आधार होती है। हर राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा हुआ करती है, किंतु भूमि पर निवास करने वाले जन का ही सर्वाधिक महत्व है। कोई निर्जन भूखंड हो और राष्ट्र नहीं कहला सकता। ऐसे ही भूमि और उस पर निवास करने वाले जन से ही राष्ट्र नहीं बन जाता जब तक उसकी एक साझा संस्कृति न हो। तब तक वह अपरिचित लोगों का एक समूह मात्र बना रहेगा, राष्ट्र नहीं होगा। अतः निवास भूमि को माता तुल्य मानने वाले जनों का एक सुसंस्कृत समूह ही राष्ट्र का निर्माण करता है। तो राष्ट्र की स्थिति के 3 आवश्यक घटकों का होना बहुत जरूरी है, भूमि, जन और संस्कृति। संस्कृति से तात्पर्य है जो हमने लोक व्यवहार हमारा होता है, हमारे जो संस्कार होते हैं, बोलचाल, खान पान, रहन सहन, तीज त्यौहार, ये सारी संस्कृति का एक विराट रूप, सम्मिलित रूप को हम संस्कृति कहते हैं। यही इसकी खासकर विशेषताएं बताई गई हैं। तो यही लेखक ने बहुत ही अच्छे भाव से इस पाठ को प्रस्तुत किया है। तो लगभग आपके सभी प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं, समाहित कर दिए गए हैं। अब इसको आप क्रमशः अपने नोट्स बना लेंगे और अपना लिखते चले जाएंगे।
धीरे धीरे आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। और अब अगले टर्न में अब आपको हम अगले विषय के तरफ हिंदी के खंड में ले चलेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे हम और आप। धन्यवाद।